वीर सिंह, हम खैरात नहीं लेते। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। वो वक्त भी हमारी होगी, वो बंदूक भी हमारी होगी और वो गोली भी हमारी होगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। तो आज का टॉपिक है विद्यार्थी न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका डिफिनेशन हम लोग जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां पर हम देखेंगे कि न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन कब वैलिड है, कब नहीं वैलिड है। तो इसका डिफिनेशन देख लिया जाए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स and this change in momentum takes in the direction of applying force। मतलब मोमेंटम में जो चेंज होगा वो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में होगा। विद्यार्थी ये लाइन दोबारा देखें, दिस चेंज इन मोमेंटम टेक्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई गेंद है, आप बल्ले से इस पर अटैक किए और ये 6 रन के लिए चला गया। तो इसका पाथ पैराबोला होता है, आपको पता है। तो इस गेंद का जो है वेट mg, फोर्स जो है नीचे की ओर वर्क करता है। इस गेंद का फोर्स mg नीचे की ओर वर्क करता है, तो नीचे की ओर ही मोमेंटम में चेंज होगा। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स वर्क नहीं करता है, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स वर्क नहीं करता है, तो हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। ये कंसेप्ट आपको जानना है। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हम लोग पढ़े हैं, उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होता, ये कंसेप्ट आपको बताया गया है। अब हमें देखना है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कब वैलिड है, कब नहीं वैलिड है। यहां पर देखें, F external is equal to change in momentum upon change in time। या आगे अभी हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, तो उसमें F external is equal to ma मिलेगा हमको। तो ये कब वैलिड है, कब नहीं वैलिड है। हमेशा F external is equal to ma ये वैलिड नहीं है। तो ध्यान दें, यहां पे और कॉन्सेप्ट समझा जाए। फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। फोर्स विद्यार्थी फ्रेम इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है किसी ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और हम ऑब्जर्वर यहां पर खड़े हैं या मोशन कर रहे हैं, तो इससे उस फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। 5 न्यूटन का फोर्स अगर लग रहा है तो 5 न्यूटन का फोर्स हमेशा लगेगा, उसके हमारे मोशन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब ऑब्जर्वर रेस्ट पे है या मोशन कर रहा है, उससे फोर्स पर कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। यस, ये ध्यान देना है। अब अगला कंसेप्ट है एक्सेलरेशन इज फ्रेम डिपेंडेंट। जबकि एक्सेलरेशन फ्रेम डिपेंडेंट होता है, तो विद्यार्थी F एक्सटर्नल इक्वल टू ma वही फार्मूला लगा सकता है जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। तो ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होना चाहिए। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंतर्गत ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। ध्यान दें, तो F एक्सटर्नल इक्वल टू ma फार्मूला वही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है जिसका एक्सेलरेशन 0 हो। मतलब ऑब्जर्वर अगर रेस्ट पे है तभी F इक्वल टू ma फार्मूला लगा सकता है, और ऑब्जर्वर अगर मोशन कर रहा है तो ऐसे केस में वो F एक्सटर्नल इक्वल टू ma फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। तो यहां देखिए, दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर इनर्शियल ऑब्जर्वर। अब इनर्शियल ऑब्जर्वर होता क्या है वो आप देख लीजिए। ऑब्जर्वर हुज एक्सेलरेशन इज 0 कॉल्ड इनर्शियल ऑब्जर्वर। तो मतलब ऑब्जर्वर जिसका एक्सेलरेशन 0 होता है वही इनर्शियल ऑब्जर्वर कहलाता है। ऑब्जर्वर हुज एक्सेलरेशन इज 0 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इतना और ऐड कर लीजिए।
ऑब्जर्वर हुज एक्सेलरेशन इज जीरो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कॉल्ड इनर्शियल ऑब्जर्वर। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन अगर जीरो है तब जाके न्यूटन का सेकंड लॉ वैलिड है। ये ध्यान दें। तो यही यहां पे कह रहा है, बहुत कीमती लाइन है, ध्यान दिया जाए। दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर इनर्शियल ऑब्जर्वर। अब ये कौन व्यक्ति लगा सकता, कौन नहीं लगा सकता, ये लाइन यहां लिखा है। दैट पर्सन कैन अप्लाई फार्मूला एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए हुज एक्सेलरेशन इज जीरो। मतलब एफ इक्वल टू एम ए फार्मूला वही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो। जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो कहा जाए, या कहा जाए वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। एक्सेलरेशन इज फ्रेम डिपेंडेंट है। विद्यार्थी यहां पे ध्यान दिया जाए, अगर हम रेस्ट पे हैं तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू आएगी। यदि हम भी मोशन कर रहे होंगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन बदल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है एक्सेलरेशन इज फ्रेम डिपेंडेंट। विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो अब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे। हाँ विद्यार्थी, अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ वेक्टर पी। वेक्टर पी यहां पे क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है विद्यार्थी मास इनटू वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। विद्यार्थी व्हेन बोथ m एंड v आर वेरिएबल देन, अगर m और v दोनों वेरिएबल है तब क्या होगा। तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू यहां पे होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये विद्यार्थी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जनरल फार्मूला है जो कि हमेशा के लिए करेक्ट है। ध्यान दिया जाए, जीएफ मतलब जनरल फार्मूला है जो कि हमेशा के लिए करेक्ट है। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे। कंडीशन में पहला है व्हेन m इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर m कांस्टेंट है देन dm अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो। तो इस फार्मूले में रख लिया जाए। तो m अगर कांस्टेंट है विद्यार्थी तो ऐसे में dm अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब मास में चेंज नहीं होगा, तो नहीं होगा तो ये चीज जीरो हो जाएगा। तो जो बचेगा वही फार्मूला हो जाएगा। तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम डीवी अपॉन dt आया। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो ये होता है एक्सेलरेशन। डीवी अपॉन dt का स्थान क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये फार्मूला आया विद्यार्थी, ये फार्मूला करेक्ट है। एफ एक्सटर्नल वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर, ये फार्मूला करेक्ट है। अगर ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में है तो ये फार्मूला लगा सकता है। लेकिन विद्यार्थी एफ इक्वल टू क्या है, एम ए, ये फार्मूला करेक्ट नहीं है। कोई व्यक्ति अगर एफ इक्वल टू एम ए लिख देता है तो वो फार्मूला करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, यहां पर देखा जाए। वेक्टर फॉर्म में देखें, एफ एक्सटर्नल को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में अगर हम ले लेते हैं तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप इज इक्वल टू एम। एक्सेलरेशन भी ले लेते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये वेक्टर फॉर्म में अब भी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस डायरेक्शन में। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो कंपेयर करेंगे तो आई का कोफिशिएंट यहां एफ एक्स है, आई का कोफिशिएंट यहां एम ए एक्स है, तो वहां पे कंपेयर करके लिखा गया है। तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी पी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू एम ए एक्स। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होगा और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। तो ये चीज, अब ये फार्मूला अगर वेक्टर नहीं भी लगाए हैं तब ये फार्मूला करेक्ट है। एफ वाई इज इक्वल टू
चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। वाई डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज होगा तो वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो एफ वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी पी वाई अपॉन डी टी या एम ए वाई। तो मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। अब ये करेक्ट है हमारा, स्केलर फॉर्म में ये हमारा करेक्ट है। लेकिन एफ इक्वल टू एम ए स्केलर फॉर्म में करेक्ट नहीं है क्योंकि यहां डायरेक्शन क्लियर नहीं है। वेक्टर फॉर्म में ये फार्मूला करेक्ट है लेकिन स्केलर फॉर्म में ये फार्मूला करेक्ट नहीं है। स्केलर फॉर्म में ये फार्मूला करेक्ट है, तीनों जो ले आया गया है। एफ जेड इक्वल टू विद्यार्थी हो जाएगा डीपी जेड अपॉन डी टी। जेड एक्सिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो जेड एक्सिस डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज होगा और जेड एक्सिस डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा। तो ये स्केलर फॉर्म में ये तीनों फार्मूला करेक्ट है हमारा। तो यहां से इतना कॉन्सेप्ट मिला विद्यार्थी। अगला कॉन्सेप्ट है व्हेन, अब की बार व्हेन वेक्टर v इक्वल टू कांस्टेंट देन dv अपॉन dt इक्वल टू 0। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए विद्यार्थी तो ऐसे दशा में dv अपॉन dt 0 हो जाएगा। तो ऐसी दशा में f एक्सटर्नल इक्वल टू आएगा v वेक्टर इंटू dm अपॉन dt। मतलब यहां पे मास चेंज हो रहा है। मास कब चेंज होता है विद्यार्थी, नोट में वो फार्मूला लिखा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल ना हो, मतलब उसी ऑर्डर का स्पीड हो, तो ऐसे केस में मास इंक्रीज कर जाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है विद्यार्थी तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर उसका मास इंक्रीज कर जाता है, लेकिन ये मास बहुत कम इंक्रीज करता है। इसका इफेक्ट तब आता है जब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के ऑर्डर का हो। तो ऐसी दशा में जो है ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज कर जाता है और वो कैलकुलेशन में भी आता है। अगर स्पीड बहुत कम है, जैसा कि हम लोग मोशन करते हैं सड़क पर, तो ये मोशन बहुत कम होता है। इस दशा में माना जाता है कि हमारा मास नहीं बढ़ रहा है, जबकि बढ़ता है लेकिन वो बहुत कम बढ़ता है, वो कैलकुलेशन में नहीं आता। बस इतना ही जानना है आपको। इस रिलेटिव थ्योरी में एम नॉट है रेस्ट मास और एम है विद्यार्थी मास ऑफ द मूविंग बॉडी। ये चीज आपको समझना है। और वी है स्पीड ऑफ द बॉडी है और सी स्पीड ऑफ लाइट। तो इस फार्मूले की सहायता से हमें पता चलता है कि मूविंग बॉडी का मास इंक्रीज कर जाता है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो विद्यार्थी हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का क्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ। अब आने वाले कल में हम इस क्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।